श्री सोनम वांगचुक जी ने एक वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया में और उसमें चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात कही गई है। उसके बाद से सोशल मीडिया में एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है जिसमें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, इंपोर्ट अच्छा होता है। जिसे हम व्यापार समझ रहे हैं वो चीन के लिए सिर्फ व्यापार नहीं है। चीन अपने बिजनेस को बहुत अलग तरह से देखता है। देखिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। चाइना सेक्टर वाइज अटैक करता है। किसी भी कंट्री के पहले एक सेक्टर को टारगेट करेगा, उसे अटैक करेगा और धीरे धीरे उसका एक कंट्री में एक पर्टिकुलर सेक्टर पे इतना डोमिनेंस हो जाता है कि वो सेक्टर उस चाइना के हिसाब से ही चलता है। चाइना चाहेगा जैसा बिजनेस उस सेक्टर में होगा। भारत की यदि बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो खासतौर पे जो छोटे गुड्स होते हैं, जैसे टॉयज हो गए या जो इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स में चाइना का डोमिनेंस है। पर धीरे धीरे करके उसने दूसरे सेक्टर्स को टारगेट किया है। स्टील 2013 या 14 के पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि चाइना से हम लोग स्टील इंपोर्ट करते हो या आयरन को हम लोग इंपोर्ट करते हो। 2013 के बाद, 2013 या 14 के बाद से इस सेक्टर को चाइना ने टारगेट किया है। फार्मास्यूटिक्स में ये इस तरह से, जिस तरह से हम दवाइयां या उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये पहले नहीं करते थे, ये धीरे धीरे बढ़ा है। अब यहां पे प्रश्न ये आता है कि यदि इंपोर्ट बढ़ रहा है तो उसकी तकलीफ क्या है। आपके चाइना से जो सस्ता रॉ मटेरियल आता है, चाइना से जो सस्ता इंग्रेडिएंट आता है, उससे हम बिजनेस कर पाते हैं, आगे हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करके, और ये इसलिए ये चीज अच्छी है। पर यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, आज से लगभग 7 साल पहले तक भारत में कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां थी। मेड इन इंडिया लैपटॉप था, मेड इन इंडिया कंप्यूटर था। 2013 तक HCL और विप्रो, ये 2 ब्रांड्स ऐसे थे जो भारत में लैपटॉप्स बनाते थे, यहां मैन्युफैक्चर होते थे। नो डाउट कि वहां पे कई सारे पार्ट्स जो हैं, उसके जो मदरबोर्ड था या जो उसका चिप था, वो हम इंपोर्ट करते थे। और ये सिर्फ चीन से इंपोर्ट नहीं करते थे, ये पहले भी कोरिया और ताइवान से इंपोर्ट होते थे, और आज भी चीन भी इनको ताइवान और कोरिया से ही इंपोर्ट करता है। तो हम वहां से इंपोर्ट करते थे कुछ पार्ट्स, और बाकी यहाँ पे उसको असेंबलिंग करके और मैन्युफैक्चरिंग करके, और HCL यहाँ लैपटॉप बेचता था। पर चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स को, जिसको इंडियन कंपनीज बीट नहीं कर पाई, फाइनली 2013 में HCL और विप्रो ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस किया कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, PC मैन्युफैक्चरिंग इज नो मोर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर अस। तो उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। अब देखिए आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, आप चाह के भी इंडियन ब्रांड का या मेड इन इंडिया लैपटॉप खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि हम कंपटीशन से ही बाहर हो गए। कंपटीशन से क्यों बाहर हुए? क्योंकि चाइना ने स्ट्रेटेजिकली इस सेक्टर को अटैक किया। चीन से होने वाले बिजनेस के पैटर्न को समझने की जरूरत है। मैं इसे कुछ इजी एग्जांपल लेके समझाता हूं, ताकि जो लोग ट्रेडिंग को या इन चीजों की स्टडी नहीं करते हैं उनको भी समझ में आ सके, क्योंकि अब ये एक आम जनता की मुहिम बन गई है। आज से 4 साल पहले हमारे पास कई सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, 7 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स थे टेलीकॉम में। फिर एक कंपनी आया जियो करके, और जियो ने इंटरनेट, टेलीफोन, कॉलिंग सब कुछ पहले फ्री में और बाद में बहुत कम रेट में दिया, जिसे बहुत सारी कंपनीज बीट नहीं कर सकती थी। रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप है कि यदि वो 1 साल बिजनेस घाटे में भी चलाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो दूसरी कंपनियां थी वो इतना बेयर नहीं कर सकती थी, तो वो बंद हो गई, बिक गई। उसके बाद क्या हुआ कि कॉम्पिटिटर्स कम हो गए। आज केवल 3 या 4 ही मेजर ऑपरेटर्स आपके पास टेलीकॉम इंडस्ट्री में बचे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि रिलायंस 1 साल के लिए और अपनी सर्विसेज फ्री कर देता है, जो एक्चुअली वो कर सकता है, तो ये जो रिमेनिंग कंपटीशन है ये भी खत्म हो जाएगा। तो पहले आपने फ्री में चीज दी,
बहुत सस्ते में चीज दी, और जब आपका कंपटीशन खत्म हो गया तो आप चाहे जिस रेट में बेचें, आपके कंज्यूमर को खरीदना ही पड़ेगा। इस समय मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्कस करना नहीं चाहता हूं, पर मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि जिस तरह से जियो ने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दिया, उसी तरह से यदि हम लगातार इंपोर्ट करते रहेंगे, यदि चीन ही केवल उस चीज को मैन्युफैक्चर करता रहेगा, सस्ते में मैन्युफैक्चर करता रहेगा, और यदि हम गिव अप कर देंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा चीन के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ चीन ही कोई चीज बनाएगा। अब धीरे धीरे चीन से फर्नीचर इंपोर्ट करना हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि चीन ने फर्नीचर के जो डिजाइन्स थे उसमें इनोवेशन किया है, और वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे दिखने वाले फर्नीचर्स हैं। तो अब समझिए, यदि धीरे धीरे चीन से आने वाला फर्नीचर का इंपोर्ट इतना बढ़ जाएगा तो सब लोग वही खरीदेंगे। अब समझिए, इससे होगा क्या कि भारत में जो लोग फर्नीचर बनाने का काम करते हैं वो लोग बनाना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे हम लोग भूल जाएंगे कि फर्नीचर बनाते कैसे हैं। अब यदि आज से 10 साल बाद यदि 10 साल तक चाइनीज फर्नीचर इंपोर्ट करते रहते हैं तो यहाँ के लोग अभी जो कारपेंटर हैं वो क्या करेंगे कि अपने बच्चों को वो काम सिखाने की जगह वो चीन का फर्नीचर इंपोर्ट करेंगे, और उस इंपोर्ट करके और एक रिटेलर की तरह काम करेंगे। वो उसकी ट्रेडिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे नहीं, सिर्फ बेचेंगे। और यदि ऑनलाइन कोई चाइनीज कंपनी ही उसको ऑनलाइन इंडिया में बेचना शुरू कर देती है अलीबाबा की तरह, तो वो जो ट्रेडर था, जो बीच में जो इंटरमीडिएट था, उसका रोल खत्म हो गया। अब ना आप बनाना जानते हैं और ना ही आप ट्रेडर रहे। इस तरह से करके कई सारे सेक्टर्स में हमारी डिपेंडेंस चीन पे बढ़ती जा रही है, और डिपेंडेंस मतलब कंट्रोल। एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को इंडिया में आने के लिए कुछ शर्तें होती थी। उसमें एक जो मेन कंडीशन थी वो ये थी कि आप यदि यहाँ पे अपना 2 व्हीलर बिजनेस करना चाहते हो या 4 व्हीलर बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको भारत की किसी कंपनी से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। कोई या तो वो जॉइंट वेंचर होगा या इस तरह से करके आपको यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी उनके नाम 2 नाम होते थे, जैसे मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, बजाज कावासाकी, टीवीएस सुजुकी। तो पर देखिए 20 सालों में हुआ क्या है, 20 से 22 सालों में एक मेजर ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हीरो होंडा वो कंपनी थी जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे होंडा के ऊपर डिपेंडेंट रहे बहुत लंबे टाइम तक। हीरो होंडा जो जॉइंट वेंचर था हीरो और होंडा का, जो अब हीरो मोटोकॉर्प रह गया है। होंडा अपने आप में एक सेकेंड लार्जेस्ट 2 व्हीलर सेलर है इंडिया में। तो हीरो होंडा नंबर 1 था, नो डाउट। आज भी हीरो मोटोकॉर्प नंबर 1 है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में नंबर 1 कंपनी है हीरो होंडा या हीरो मोटोकॉर्प। होंडा इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट 2 व्हीलर सेलर कैसे बना, और क्यों कावासाकी टॉप 10 में भी नहीं आता है, क्यों सुजुकी टॉप 5 में भी नहीं आता है? वो भी 2 व्हीलर्स बनाते हैं, उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। अब देखिए यहां पे 3 केस हैं। बजाज कावासाकी कोलैबोरेशन से 2 व्हीलर बनाना शुरू किया, पर बजाज अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा दिन तक कावासाकी पे डिपेंड रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने जल्दी से जल्दी अपना रिसर्च करके खुद का टेक्नोलॉजी डेवलप किया और उस जॉइंट वेंचर को खत्म कर दिया। इसके पहले कि कावासाकी इंडियन मार्केट्स को, इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझ पाता, वो उसका जॉइंट वेंचर टूट गया। बजाज धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते रहे, और आज बजाज एक बड़ी कंपनी है, टॉप 5 में आती है, जबकि कावासाकी कहीं नहीं है। सुजुकी, टीवीएस ने भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की, और धीरे जब उनको ऐसा लगा कि अब वो अपने टेक्नोलॉजी के बेस पे 2 व्हीलर बना सकते हैं, तो उन्होंने वो कोलैबोरेशन खत्म कर दिया। इसलिए सुजुकी टॉप 10 में नहीं आ पाया। पर हीरो होंडा ने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि प्रॉब्लम क्या है, होंडा अच्छा टेक्नोलॉजी दे रहा है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और एक लंबे टाइम तक वो टेक्नोलॉजी के लिए होंडा पे डिपेंड रहे। इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि होंडा, एक जापानीज कंपनी, इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट बिहेवियर को समझ गया,
और जब उन्हें ऐसा लगा कि हम खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, हम कुछ बेच सकते हैं, हमें हीरो की हेल्प की जरूरत नहीं है, तो होंडा ने वो कोलैबोरेशन तोड़ दिया। और देखिए, हीरो ने अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वहां पे पैदा कर लिया। 2019 का यदि डेटा देखें तो होंडा सिर्फ 8 लाख यूनिट्स पीछे है। इसका साफ मतलब है कि 2020-21 में होंडा नंबर 1 और टू व्हीलर सेलर कंपनी होगा, हीरो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जबकि कावासाकी और सुजुकी ये काम नहीं कर पाएंगे। अब फिर ऑटोमोबाइल का मैं एग्जांपल यहां पे ऑटोमोबाइल डिस्कस करने के लिए नहीं ले रहा हूं, पर यदि कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक हम किसी चीज पे, चीन पे डिपेंड रहते हैं, पर इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे हमारे इंडस्ट्रीज का कंट्रोल उसके हाथ में बढ़ता जाएगा। वो धीरे धीरे वो हर सेक्टर पे अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह उसी पे डिपेंड रहेंगे। और सिर्फ चीन ही नहीं, हम लोग कई सारी कंट्रीज पे डिपेंड हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि यदि कोई ऐसे एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसके बहुत चांसेस हैं ऑलरेडी। आप देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है वो 2 ग्रुप में बंटती जा रही है। अब भारत के रिलेशन हर देश से अच्छे हैं, पर जब युद्ध होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो, तो आप देखोगे कि पूरी दुनिया को 2 पार्ट में बंटना पड़ता है, 2 ग्रुप बन जाते हैं। और हर ग्रुप जो है वो पावरफुल जो देश होते हैं उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए, शक्तिशाली जो आर्मी होती है उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए कई तरह की चीजों से प्रेशराइज करते हैं। अब देखिए, हम लोग कितने लोगों पे डिपेंडेंट हैं। एक कंट्री बोलेगा तुम हमारे साइड आओ, अदरवाइज हम तुमको ऑयल देना बंद कर देंगे, क्योंकि हम ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, अमेरिका पे हम डिपेंड है बहुत सारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो वो भी हमें प्रेशराइज कर सकता है कि यदि आप हमारे साइड नहीं आओगे तो आईटी सेक्टर का जॉब चले जाएंगे, आईटी सर्विसेज हम बैन कर देंगे इंडिया से लेना, और हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इधर चीन को हम कंटिन्यूसली यदि यदि ये बोल रहे हैं कि इंपोर्ट चीन से करना अच्छी बात है, तो हम उस पर भी डिपेंड होते जा रहे हैं। तो कितनी सारी कंट्रीज पे हम डिपेंड होंगे। एक आपने तर्क यहाँ पे ये भी दिया है कि ये चाइनीज एप्स को इसलिए बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनीज में भारत के लोगों को जॉब मिला हुआ है, उन लोगों को उनकी जॉब चली जाएगी, तो इसलिए हमें चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनीज को विरोध नहीं करना चाहिए, उनको बैन नहीं करना चाहिए। एक टाइम था जब यदि हम चाइना को बैन लगाते तो भारत में कुछ 100 जॉब भी नहीं जाते। आज ये हालत है, चाइनीज एप्स को बैन कर देते हैं तो कुछ 1000 लोगों की जॉब जाएगी। और यदि हमारी डिपेंडेंस बढ़ती गई चाइना पे, यदि वही लोग हमें जॉब देंगे, जिस तरह से यूएस पे हमारा आईटी सेक्टर पूरा बेस्ड है, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो जिनको सर्विस प्रोवाइड करना है, यदि वो सर्विसेज लेने को मना कर देंगे तो बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। अब यदि हम एक और कंट्री ऐसी पैदा कर लेते हैं जहां पे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं और हम उससे इसलिए डरते हैं कि यदि ये मना कर देगी तो अभी बहुत सारी जॉब चली जाएगी, तो आज तो सिर्फ कुछ 1000 लोगों की जॉब जा रही है, यदि हम अभी भी नहीं संभले तो कुछ लाख लोगों की जॉब जाएगी। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि एकदम से कोई चीज बॉयकॉट नहीं की जा सकती और ये प्रैक्टिकली आइसोलेशन में रहना पॉसिबल भी नहीं है। हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करना होता है ओपन इकोनॉमी में, बट किस लिमिट तक हम डिपेंड रहेंगे ये हमें सोचना पड़ेगा, खासतौर पे ऐसे देश पे जो भारत से अपने रिलेशन अच्छे रखना ही नहीं चाहता है, जिसने आसपास के अपने देशों, जो एक टाइम पे चाइना भारत से छोटा देश था, आसपास के देशों पे कब्जा करके वो भारत से बड़ा देश बन गया। तो चीन के व्यवहार को समझने की जरूरत है। एक आपने बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये कही है कि टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना अच्छा है। यदि हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यदि इंपोर्ट नहीं करते तो इन्फोसिस जैसी कभी कंपनियां बनती नहीं और हजारों जॉब कभी क्रिएट नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारत में पहला कंप्यूटर उपयोग किया गया था वो अमेरिका से आया कंप्यूटर नहीं था, वो इंपोर्टेड कंप्यूटर नहीं था। 1984 में कुछ एक्ट में अमेंडमेंट किए, जिसके बाद अमेरिका से कंप्यूटर लाने के प्रयास शुरू हुए, पर उसके पहले ही
कंप्यूटर भारत में बन चुका था। 1950 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने ये प्रयास शुरू किया जो सक्सेसफुल था। 55 में उस मॉडल को कंप्लीट कर लिया गया और 1960 में ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया कि भारत ने एक कंप्यूटर बनाया है। उसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे नेहरू जी ने अप्सरा नाम दिया था। भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को भी अप्सरा नाम दिया था और पहले कंप्यूटर को भी अप्सरा नाम दिया था। गलतियां कहां हुई है कि हमको हमारी एक लंबे समय तक ऐसी मानसिकता रही है कि जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो बाहर से आएगी तो ही अच्छी होगी। तो बजाय के भारत के साइंटिस्ट को, भारत के इंजीनियर्स को एनकरेज करने की जगह, उनको रिसर्च करने के लिए पैसा देने की जगह हम लोग बाहर से लेके आ गए कंप्यूटर्स। यहां के एंटरप्रेन्योर्स को, उन कंप्यूटर्स को कमर्शलाइज करने के लिए यहां के एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने की जगह हम बाहर से कंप्यूटर लेके आ गए। तो यहां पे हम कंप्यूटर बना नहीं सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। गलत नीतियों का शिकार हुए वो एक अलग बात है। और टाटा ग्रुप ने 2007 में एक सुपर कंप्यूटर बनाया जो एशिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था 2007 में, और वर्ल्ड का 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। और इसकी एक विशेषता थी कि इसे केवल 20 महीने में बना के कंप्लीट कर लिया गया था, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2007 तक। इतने कम टाइम में एशिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना, ये हमारे लिए अचीवमेंट था। तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट ही करेंगे तभी काम चलेगा। ऐसा देश जिसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी और न्यूक्लियर वेपन बना लिया, वो देश जिसने चंद्रयान सबसे कम बजट में बना के बता दिया, वो कौन सा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता? वो कौन सा पुर्जा सस्ते में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता? वो सारी चीजें जो बाहर सस्ती बनती है वो हमारे यहां भी सस्ती बन सकती है। सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। भारतीयों ने और भी कई सारे इनोवेशंस किए हैं। ये जो पेंटियम चिप, आप इंटेल जो चिप यूज करता है पेंटियम, ये भारतीय मूल के व्यक्ति ने बनाया, विनोद धाम। ये जो यूएसबी चिप आप यूज करते हैं, ये अजय भट्ट जी ने बनाया, फिर एक भारतीय मूल के व्यक्ति। हम लोग हमारे टैलेंट को यहां वैल्यू नहीं देते थे, इसलिए उनको बाहर जाके ये काम करने पड़ते थे। पर अब वो समय है कि हमारा टैलेंट यहीं पे रह के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करे, इन्वेंशन करे, इनोवेशन करे। ये सही समय इसलिए भी है क्योंकि एक टाइम पे यूएस में जाके वहां पे वीजा लेके सेटल हो जाना बड़ा आसान काम था, आज की तारीख में नहीं है। ऐसे टाइम में यदि हम उन्हें एनकरेज करेंगे तो वो यहीं पे अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करके बता सकते हैं। दुनिया का पहला इंटरनेट रेडियो भारत में बना, radioofbharat.com। एपिक ब्राउजर, हम मॉजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, यूसी ब्राउजर भी यूज कर लेते हैं। एपिक एक ब्राउजर एक मुंबई के फ्रेशर इंजीनियर ने बनाया था, मैं उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूं। एपिक ब्राउजर बनाया था, मेड इन इंडिया ब्राउजर। पर हम लोग अपने वालों को सपोर्ट नहीं करते। 1998 में टाटा ने एक कार लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिका। आपको पता है उसका नाम इंडिका क्यों था? क्योंकि 100% भारत में बनी हुई कार थी। टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप किया और एक एक पुर्जा जो उसमें लगा था वो मेड इन इंडिया था। केवल सीट बेल्ट चीन से बुलवा के लगवाया गया था 1998 में। 100% मेड इन इंडिया कार, जिसका तकनीक भारत में निर्माण किया गया है। और ये कुछ ही साल बाद ये इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होती थी, सिटी रोवर नाम से बिकती थी वहां पर। तो जो 1998 में बिना किसी इंपोर्टेड पुर्जे के, बिना किसी सस्ते इंपोर्टेड पुर्जे के हम एक 100% मेड इन इंडिया कार बना सकते हैं, तो हम ऐसा कैसे मानते हैं कि यदि हम सस्ता पुर्जा लाना बंद कर देंगे तो भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो कभी ना कभी तो हमें इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। जितना जल्दी सोचेंगे उतना अच्छा है।
नहीं तो हमारा डिपेंडेंस चीन पे बढ़ता जाएगा। मैं आपको चीन का ही एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। 1960 में 1960 से 80 तक चीन में रबर इंपोर्ट किया जाता था, बाहर से बुलवाया जाता था, क्योंकि रबर के प्लांट्स वहां बहुत ज्यादा नहीं होते थे और वहां पे रबर नहीं होता था। तो 80s के आसपास जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में शुरुआत हुआ और टायर बनना शुरू हुए, तब ब्राजील सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करता था और अमेरिका में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर बूम पे था, चीन में भी रबर इंपोर्ट किया जाता था। कोई भी मशीन, जो ज्यादातर मशीनों में कहीं ना कहीं रबर जरूर लगता है, बिना रबर की बहुत कम मशीनें ऐसी हैं जिसमें रबर यूज नहीं होता हो। अब हुआ क्या कि जिन कंट्रीज में रबर बनता था, अमेरिका ने उससे इंपोर्ट किया और चीन को उन कंट्रीज ने बाद में डिलीवर किया। चीन को एक बात समझ में आया कि मैं रबर के लिए डिपेंड हूं। यदि मैं जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग को आज मैं बढ़ावा दे रहा हूं अपने यहां पे, यदि रबर नहीं मिला तो ये मशीनें बन ही नहीं पाएंगी। पर उस समय चीन ने ऐसा नहीं सोचा कि हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना मजबूरी है, जहां रबर बनता है वहीं से आएगा। चीन ने रबर के जंगल लगाना शुरू कर दिया। वो चीन में जो गरीब लोग थे उनको बोलते थे, यदि तुम रबर का पौधा लगाओगे, उसका झाड़ लगाओगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तो जो गरीब लोग थे, जहां जगह मिलती थी रबर का पौधा लगा देते थे, अपने घरों में रबर के पौधे लगाते थे। और जब वो बड़े हो गए, पेड़ बन गए, तो उनसे निकलने वाले रबर से उनका आजीविका भी चलता था। और आज मतलब 2019 में चीन ने ऑफिशियली इस बात को कहा है कि वो दुनिया के नंबर 1 रबर प्रोड्यूसर है। ब्राजील 1% केवल प्रोड्यूस करता है आज के टाइम पे। तो एक वक्त जब उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, किसी पर डिपेंडेंट था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसर है। मुझे लगता है हमें इसी तरह के किसी अभियान की जरूरत है। डिपेंड होना लंबे समय तक, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं यहां अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।